नमस्कार। 10 अक्टूबर को हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। बेसिकली ये जो मेंटल वर्ड है ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है। ये जितने भी हम मानसिक समस्याएं बोलते हैं ये हमारे एक ऑर्गन का सही तरीके से काम न कर पाना है, दैट इज़ द ब्रेन। देयर इज़ नो माइंड एट ऑल, इट्स ओनली अ ब्रेन डिसफंक्शन। जब ये ठीक तरीके से काम नहीं करता है तो हमको बहुत सारे सिम्टम्स या लक्षण आते हैं जिसको हम क्लस्टर कर देते हैं डिप्रेशन में, एंजाइटी में, सिजोफ्रेनिया में, बाइपोलर में। बस लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है वो ऐसा है कि ये एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, एक सुपर कंप्यूटर है जिसको अभी भी हम पूरी तरीके से जान नहीं पाए हैं। पूरी दुनिया में रिसर्च चल रही है कि ब्रेन कैसे काम करता है, लेकिन अभी भी हम केवल 0.1% सक्सेस हो पाए हैं कि ये ब्रेन के डिसफंक्शंस क्यों होते हैं। दूसरा जो हमारे इंडिया में सो कॉल्ड मेंटल इलनेसेस बढ़ने का कारण है वो ये है कि हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमारे ब्रेन का प्रॉब्लम है। हम ये मान के चलते हैं ये हमारे भूत प्रेत, पुराने जन्म के कर्म, इन सब चीज़ों में हम अपना समय ख़राब करते हैं। जो भी ये ब्रेन की इलनेसेस होती हैं ये सालों साल चलती हैं। ये स्टार्ट होती हैं जैसे ही एक फर्टिलाइजेशन शुरू होता है, उस समय यूट्रस एक नया स्पर्म जब लेती है तो तब से ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं, और जब बच्चा बाहर आता है तो उसका पहला स्टेज शुरू होता है सांस लेने का। तब से लेके लाइफ तक हर मोड़ पे हर समय कोई ना कोई एक स्ट्रेस हर एक आदमी के चलता रहता है। लेकिन हर एक आदमी को ये सिम्टम्स ज़रूरी नहीं है कि पूरे सीवियरिटी से आए या बहुत हाई लेवल पे आए। बहुत से लोग इनको टॉलरेट कर लेते हैं, बहुत से लोग इनको मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी भी आदमी में या औरत में ये प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, लक्षण दिख रहे हैं या उसको समझ में आ रहे हैं, तो ये समझना ज़रूरी है कि इसमें हमें कोई भी अ, शर्मो हया नहीं होनी चाहिए कि हमें एक सही डॉक्टर के पास जाए। हम लोग अपना जो कीमती समय है, जो 2 से 3 साल का बहुत कीमती समय होता है किसी भी ब्रेन इलनेस में, वो हम ख़राब कर देते हैं। दूसरा जो हमारे यहाँ बड़ा एक मिसकंसेप्शंस है कि ये दवाइयाँ ख़राब होती हैं या नशे की होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दवाइयाँ अलग हैं, आजकल को बहुत नई रेमेडीज़ आ चुकी हैं पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में, जिससे कि ये सारी ब्रेन इलनेसेस इम्प्रूव की जा सकती हैं। आजकल हम बहुत छोटी-छोटी चीज़ों में उसे डिप्रेशन या एंजाइटी या कुछ भी एक नाम दे देते हैं। ये सही नहीं है। इसको हमें असेसमेंट करने के बाद ही डायग्नोज़ करना चाहिए। ब्रेन में बहुत से न्यूरोकेमिकल्स, वायरिंग्स, कनेक्शंस, जीनोमिक्स रहते हैं, जिनके डिसफंक्शन से ये प्रॉब्लम आती है। एक बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं यूज़ुअली देता हूँ, मोबाइल फ़ोन। आपका मोबाइल फ़ोन जब भी हैंग होता है या सही से काम नहीं करता है तो वो ये बोलता है इसकी आईसी चेंज करनी है या आईसी में प्रॉब्लम है। सेम चीज़ हमारे ब्रेन के साथ है। आप चाहे इसको मेमोरी लॉस कहिए, कंसंट्रेशन की कमी कहिए, मोटिवेशन की कमी कहिए, ये सब कुछ जो डिपेंडेंट है वो बिल्कुल 3 बेसिक चीज़ों पे है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। ये हमारे सारे ऑर्गन्स में इम्पॉर्टेंट है और उसी से हमारे सारे डिस्फंक्शन आते हैं, फ्रॉम ब्रेन टू लेग। थैंक यू। सर मेरा आपसे प्रश्न है कि जैसा कि आपने बताया कि मोबाइल फ़ोन, तो आजकल जो जनरेशन है या जो आजकल यूथ है जो कि जिसकी उम्र 15 से 29 साल होती है, यूथ की जो डेफिनेशन कहती है, तो 15-17 साल एक जो एक नासमझ एक ऐसी उम्र होती है जिस समय पे पता नहीं चलता होता है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे होते हैं। उस स्थिति में परिवार के जो माता पिता हैं, तो उनको क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? क्योंकि बच्चे को तो नहीं पता चल रहा है कि वो मोबाइल चला रहा है, उसको तो मज़ा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। आजकल की जो रील्स का भी जनरेशन चल गया है कि 15 सेकंड की रील्स और उसमें आनंदमय हो रहा है बच्चा। तो घर वालों को आप क्या सजेशन देंगे कि अपने बच्चों के लिए उसको क्या अ, अपने कदम उठाने चाहिए? मैं इसको दूसरे तरीके से कहूँगा। जी। 15 सेकंड की जो रील में जो आपने एक वर्ड यूज़ किया, आनंद,
बेसिकली इट इज़ अ रिवॉर्ड सिस्टम। हमारे जो ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम होता है ये इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी नशे के लिए, जो चाहे मोबाइल का हो, इंटरनेट का हो, शराब का हो, किसी भी तरीके का हो। अगर किसी भी आदमी का रिवॉर्ड सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है तो उसके नशे में या एडिक्शन में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बायोलॉजिकली अगर मैं बात करूं तो हर आदमी, हर जानवर के अंदर एक एडिक्शन का पोटेंशियल रहता है, जिस चीज़ को वो एक रिवॉर्ड सिस्टम के थ्रू कवर करता है। अब वो रिवॉर्ड सिस्टम डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। डिस्ट्रक्टिव लाइक अल्कोहल, टोबैको, ड्रग्स। कंस्ट्रक्टिव लाइक गेमिंग्स, चेस और भी तरीके के। तो ये बहुत मुश्किल है कि किसी की आदमी के, ह्यूमन के अंदर से एडिक्शन हटा दिया जाए। हम सिर्फ एडिक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं अच्छे रूप में। सर जैसे कि मेरा आपसे एक अंतिम सवाल ये है कि कक्षा 12वीं के जैसे कि पेपर आने वाले हैं, तो बच्चे अपने पढ़ाई के टाइम पे अपना स्ट्रेस को कैसे दूर करें, वो थोड़ा बताइए। क्योंकि पढ़ाई के टाइम पे जब बच्चा, उसको प्रश्न याद नहीं हो रहे होते हैं, उसका पेपर का टाइम बहुत जल्दी आने वाला होता है, तो उस समय पर बच्चा अपनी पढ़ाई को और अपने डिप्रेशन को कैसे रिलीज, अपने तनाव को दूर कैसे करें। अगेन बायोलॉजिकली अगर आप लोगों ने कुछ केमिकल्स के नाम सुने होंगे, डोपामाइन, सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन। एग्ज़ाम हर बच्चे के लिए है, लेकिन क्या हर बच्चे को सीवियर गेट का स्ट्रेस होता है? नहीं। तो कहीं ना कहीं से एक आपका वर्ड है मोटिवेशन, जो कि डिपेंडेंट होता है न्यूरोकेमिकल्स पे। अगर आप किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट में डोपामाइन का लेवल बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली उसका एक रिवॉर्ड सिस्टम, उसका एक कंसंट्रेशन और उसका एक परफॉर्मेंस बढ़ेगा। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप एथलीट्स में देख सकते हो। जब वो कोई भी एक जिम्नास्ट में या दौड़ में जाते हैं तो उनका एक डोपामिन लेवल अगर अच्छा होता है तो उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है। इसीलिए कुछ ड्रग्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था किसी भी ओलंपिक या उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, आज जो अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ यूथ चर्चा के माध्यम से एकत्र हुए हैं। अभी डॉक्टर अरिजित गौरव जी की आपने बात सुनी, उनके अनुभव सुने, मार्गदर्शन सुना। तो एक परिभाषा पढ़ी थी कि शरीर को बीमारियों से मुक्त होना ही स्वास्थ्य नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, ये सारे स्वास्थ्य ज़रूरी हैं। और आजकल तो मोबाइल से मुक्ति वाला स्वास्थ्य भी, डॉक्टर साहब जिसकी ओर इशारा कर रहे थे। एग्ज़ाम के समय बच्चे कैसे उससे दूर रहें, मोबाइल एडिक्शन से कैसे दूर रहें। तो आज के समय में जो सबसे बड़ी समस्या निकल के आ रही है कि युवाओं, अब तो पैदा होते ही बच्चा मोबाइल पकड़ता है। तमाम तरीके के जो रील का फोबिया चल गया है, रील का एडिक्शन चल गया है, रील की बीमारी चल गई है। तो जन्म लेते ही बच्चा इस काम में फंस गया है। और हमारी जो आधुनिक की माएँ हैं वो भी अपना तनाव दूर करने के लिए बच्चे को मोबाइल पकड़ा देती हैं कि कम से कम वो घर गृहस्थी या काम तो आराम से कर पाएँ या नौकरी आराम से कर पाएँ। हम लोग सोशल सेक्टर में कहते हैं कि राज, समाज, प्रशासन जब एक साथ मिलता है तो कुछ बेहतर होता है। उसी तरीके से जब मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, मनोशिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और युवा एक साथ जुड़ते हैं तो कुछ ना कुछ हम एक अच्छे निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। इसी क्रम में मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ निवेदन करूंगा प्रोफेसर स्मिता जायसवाल मैम से। स्टूडेंट्स अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। हम सभी लोग जानते हैं कि युवावस्था है, ये स्ट्रेस की स्टेज भी है, क्योंकि हमारा दिशा निश्चित नहीं होती है, कहाँ जाना है, क्या करना है, और जिस कोर्स को पढ़ रहे हैं उसकी संभावनाएं क्या हैं। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज आपके मन में चलते रहते हैं। और साथ में जो रिलेशनशिप्स डेवलप होती हैं ड्यू टू योर हार्मोनल सीक्रेशन कहा जाएगा, उसके कारण इन रिश्तों को कैसे मैनेज करें, इस पर सारा फोकस होगा। और कौन सी हेल्दी टेक्निक्स हैं जिसे हम अपनाकर अपना स्ट्रेस मैनेज कर सकें। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी, माइंड, इमोशंस और बिहेवियर में क्या हो रहा होता है, ये केवल आपके दिमाग का विषय नहीं है, ये केवल आपके ब्रेन का कारण नहीं है, ब्रेन की एक्टिविटी का कारण नहीं है।
आप देखें बॉडी में आपको सिम्टम्स आ रहे हों, हेडेक हो रहा है, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं बीमारी के, और मसल पेन हो रहा है, आपको फटीक हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी थक रहे हैं, स्किन इरिटेशंस हो रहे हैं, खुजली हो जा रही है, कभी इधर हो रही है कभी इधर हो रही है, और ब्रेथलेसनेस हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है। ये बॉडी के सिम्टम्स आ रहे होंगे जब आप स्ट्रेस में होंगे। इमोशनल सिम्टम्स होंगे, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है, आप इरिटेबल हो सकते हैं, डिप्रेस हो सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अलग थलग रहने का मन कर सकता है। इस तरह के सिम्टम्स आपके इमोशंस के साथ होंगे। बिहेवियर में आपकी एक्सीडेंटल प्रोननेस बढ़ जाएगी। मोटरसाइकिल चलाते हुए जा रहे हैं और किसी विचार में हैं और आपका एक्सीडेंट हो गया, चलते चलते लड़खड़ा गए या कहीं गिर गए या गड्ढा था नहीं देख पाए, इस तरह के सिम्टम्स होंगे। लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकती है, लॉस ऑफ सेक्स ड्राइव हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा इंसोम्निया होगा, रात में बार बार नींद टूटेगी या फिर नींद आएगी ही नहीं, नींद आने में दिक्कत होगी, आप हर समय बेचैन रहेंगे और ज़्यादा स्मोकिंग करने लगेंगे अगर आप स्मोकिंग या किसी और भी एडिक्शन के शिकार हैं। माइंड यानी कि ब्रेन जिसको कहा जाए, आप चिंतित रहेंगे, आपका जजमेंट गड़बड़ होगा, हो सकता है रात में बुरे सपने आ रहे हों, इनडिसिशन की स्थिति में रहेंगे, नेगेटिविटी होगी और हेस्टी डिसीजन लेंगे। जल्दबाजी में कोई ना कोई डिसीजन ले लेना जिसके रिपरकशंस आपको बाद में भुगतने पड़े। अगर आपका किसी भी स्ट्रेस के प्रति एक्सप्लेनेशन चेंज हो जाए, व्याख्या चेंज हो जाए, तो आपका बिहेवियर ठीक हो जाएगा। और इस हिसाब से देखें तो सारा स्ट्रेस जो है ये सेल्फ जनरेटेड है। हम अगर स्थिर हैं, कहीं से भी कोई भी नेगेटिविटी आ रही है, गौतम बुद्ध ये कहते हैं कि जन्म है, यदि आपने जन्म लिया है तो तनाव है, जन्म है तो दुख है, और दुख है तो उसका निवारण है। आप देखें दूसरे जो भगवत गीता का जो सोर्स है वो कहती है नॉन अटैचमेंट आप डेवलप करो। नॉन अटैचमेंट, रिलेशनशिप में नॉन अटैचमेंट डेवलप करना बहुत कठिन काम है। रिश्ते तो होते ही लगाव के कारण है, अब उसको नॉन अटैचमेंट के साथ कैरी करना ये बहुत कठिन है। तो सेल्फ जनरेटेड होता है। हमारा जो इंटरप्रिटेशन है वो किसी भी चीज़ को खतरनाक बनाता है। चीज़ें खतरनाक नहीं होती हैं, हमारे रिश्ते खतरनाक नहीं हैं, हमारे आसपास के वातावरण खतरनाक नहीं है, हमारा रिएक्शन, हमारा सेल्फ कंट्रोल कब कब पुअर हो रहा है, हमारे जजमेंट्स कब तक गड़बड़ हैं। अब फिर से आए, एक बार दोहराएं, तनाव के जब लक्षण ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो क्या क्या होगा। पेट से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, पेट दर्द, अपच, गैस, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जल्दी जल्दी बीमार होने की प्रवृत्ति शरीर में पनप सकती है, बार बार सर दर्द के शिकार हो सकते हैं, नींद ना आना या टूट कर आना, ध्यान एकाग्र करने में कठिनाई, डिप्रेशन, खुद को बेकार समझना और किसी भी काम में मन ना लगना, इस तरह के सिम्टम्स होंगे। और आप बार बार स्ट्रेस का शिकार बन रहे हैं, आपको बार बार तनाव हो रहा है, तो एक बार फिर से ये चेक करें कि जिस फील्ड में आप आ गए हैं और जिस तरीके पढ़ाई के जिस मेथड को आपने अडॉप्ट किया हुआ है वो कितना सिग्निफिकेंट है और कितना आपके ऊपर इफ़ेक्टिव है, उसको चेंज करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से बच्चे खुद का आत्मावलोकन करेंगे कि वो कितने तनाव में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब यस और टीम से मैं अनुरोध करूंगा, एक उनका छोटा सा स्किट है यहाँ प्रेजेंटेशन कुछ, तो वो अपना यहाँ प्रस्तुत करें। हर दिन हम हंसते हैं, बातें करते हैं, अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपने मन से पूछा है वो कैसा है? मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये हमारी सोच, भावनाओं और आत्मविश्वास की नींव है। फिर भी समाज में इसे अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। कभी मजाक में कही बात, कभी दूसरों से तुलना, कभी किसी का साथ छूट जाना धीरे धीरे मन पर बोझ डालते हैं। आज हम देखेंगे कैसे छोटी छोटी बातें किसी का मन तोड़ सकती हैं और क्यों मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल हर किसी के लिए ज़रूरी है। आइए चलते हैं आयुषी की ज़िंदगी में। आयुषी, ये तुम क्या कर रही हो?
मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ये नाच गाना छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान दो। तुमने देखा है गुप्ता जी की लड़की को, उसका जेई क्रैक हो गया है। आज के बाद ये नाच गाना बंद हो जाना चाहिए। हर चीज़ की शुरुआत अपने घर से ही होती है। इसी क्रम में आइए मिलते हैं श्रुति से। ओह नो, मैं तो हार गई। अब मैं क्या करूंगी? मैंने इस नया से रेफरेंस के लिए पैसे लिए थे, मैं उसे कैसे लौटाऊंगी? गेम की दुनिया कुछ पल के लिए जीत मिलती है, पर असल ज़िंदगी में यह थकान बढ़ा देती है। आइए अब चलते हैं शुभ्या की ज़िंदगी में। भाई तुम्हें पता है ये लड़की तुम्हें पसंद करती है। क्या मैं इतनी खाली हूँ? क्या मैं इतनी पतली हूँ? मुझे कोई पसंद नहीं करता। अब मैं कॉलेज कैसे जाऊँगी? मुझ पर सब हंसेंगे। अब मैं कभी कॉलेज नहीं जाऊँगी। तुम कमज़ोर नहीं हो, बस तुम्हारे मन को सुनने और सहारे की ज़रूरत है। कभी कभी हम अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने दिखा नहीं पाते और मन ही मन भीतर टूटने लगते हैं। जब मन टूटे तो उसे साथ और समझ की ज़रूरत होती है। मानसिक स्वास्थ्य उतना ही ज़रूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। कभी कभी अपने आप को अकेला महसूस ना करें। बात करो, साझा करो, मदद मांगो। याद रखो, मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना शर्म की बात नहीं है। एक स्वस्थ मन ही खुशहाल जीवन की नींव है। मेंटल हेल्थ मैटर्स। थैंक यू। अभी हम सब ने विद्यार्थियों के द्वारा प्रस्तुत स्किट देखी कि किस तरीके से हमारे घर में, हमारे घर के आसपास या हमारे शिक्षण संस्थानों में ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जिनकी वजह से विद्यार्थियों में या आज के बच्चों में तनाव पैदा होता है। अब तनाव को हम और कैसे दूर करें, इसके लिए हमारे साथ एक और विषय विशेषज्ञ हैं। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ अनुरोध करूंगा लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर सुनैना सूद जी से कि वो अपने व्याख्यान के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से हम सबका मार्गदर्शन करें। वेलकम मैम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो मुझसे पहले भी हमारे गौरव सर, स्मिता मैम और मोहम्मद नईम सर आप लोगों को काफ़ी कुछ ऑलरेडी बता चुके हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगी आपका। बट डेफिनेटली हम मेंटल हेल्थ की बार बार बात कर रहे हैं, तो आखिर ये मेंटल हेल्थ क्या होती है? मेंटल हेल्थ के क्या लक्षण हैं? तो बेसिकली 4 लक्षण हैं मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल के। पहले कि आप अपने आप में अच्छा महसूस करें। अगर आप अपने आप में अच्छा महसूस करते हैं तो आप मेंटली हेल्दी हैं। दूसरा, आप अपनी कैपेसिटी को समझते हैं। आप समझते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और क्या नहीं, और नहीं तो क्या वो मेरे लिए फिर भी कर पाना पॉसिबल है। अपनी कैपेसिटी को समझना, दूसरा पॉइंट। तीसरा हो गया, आप डे टू डे जो स्ट्रेसर्स हैं उनसे जूझते हुए आगे बढ़ते हैं लाइफ में, वो भी एक मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल की निशानी है। लास्ट, आप प्रोडक्टिव हैं और आप अपनी कम्युनिटी में कुछ जोड़ रहे हैं, तो आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं। तो अगर ये सब कुछ है तो आप हेल्दी हैं। इसमें से कुछ भी मिसिंग है तो हमें सोचना पड़ेगा क्या आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है या ठीक नहीं है। ओके, मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस को समझना बहुत आसान है। अगर हम एक बहुत कॉमन सा शब्द समझ लें, मतलब शब्द तो 3 है लेकिन इसका एक वर्ड है टी, हाँ, यानी कि TEA, यानी कि चाय, जिसको हम आमतौर से चाय कहते हैं। तो बेसिकली टी से हो गए थॉट, ई से हो गया इमोशन और ए से हो गया एक्शन। अगर आपके थॉट हेल्दी हैं या अगर थोड़े से परेशानी वाले भी हैं और वो आप एडजस्ट कर लेते हैं बिना किसी की हेल्प के या किसी की हेल्प से, प्रोफेशनल, मैं यहाँ हेल्प यानी कि प्रोफेशनल हेल्प की बात कर रही हूँ, तो थॉट अगर आपके ठीक हैं तो आप हेल्दी हैं। इमोशंस अगर आपके ठीक हैं या आप उनसे एडजस्ट कर लेते हैं। अगर किसी के घर में डेथ हुई है तो इमोशनल टर्मोइल होना, दुखी होना, ये एक नॉर्मल सा रिएक्शन है जो होना ज़रूरी भी है। आप रोएंगे भी उस समय, लेकिन समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर उस समय भी अगर आप उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो ये बीमारी बन सकती है। और एक्शन,
यानी कि जो आपका बिहेवियर है, अगर आप समाज में जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर है उसके हिसाब से आप चलते हैं, या जो आपसे एक्सपेक्टेड है आपकी एज में, आपकी सारी सिचुएशन में आपके साथ जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है उसके साथ आप चलते हैं, तो डेफिनेटली आप मेंटली हेल्दी हैं। कहीं भी अगर ये TEA अगर गड़बड़ है तो डेफिनेटली मेंटल इलनेस हो सकती है। तो हम बात करते हैं कि आखिर मेंटल इलनेस होती क्यों है। तो गौरव सर ने बताया इसके बायोलॉजिकल बेसिस, पर मेंटल इलनेस बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल कॉजेज़ की वजह से होती है। इसका एक कॉज नहीं है कि ब्रेन में ही कुछ बिगड़ गया तो मेंटल इलनेस होगी, डेफिनेटली वो बहुत ज़रूरी कॉज है, लेकिन बायो साइको सोशल, तो बायोलॉजिकल में आपकी ब्रेन की न्यूरोट्रांसमीटर्स की गड़बड़ी हो गई, डेवलपमेंट के टाइम गड़बड़ी हो गई, जेनेटिक्स हो गई, फिर हो गया आपका साइकोलॉजिकल, यानी कि इंसान का साइकोलॉजिकल मेकअप कैसा है। भाई इश्यूज तो सबके साथ आते हैं, लोगों के घर में डेथ्स होती हैं, सबके एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन अलग अलग साइकोलॉजिकल मेकअप के लोग उसमें अलग अलग किस्म से बिहेव करते हैं। कई लोग उसको पार कर लेते हैं और कई लोग उसमें परेशान हो जाते हैं या बीमार पड़ जाते हैं। और सोशल, लास्ट हो गया सोशल यानी कि आपकी सोसाइटल हेल्प कैसी है, आपके आसपास के लोगों के साथ आपके संबंध कैसे हैं, क्या अगर आपको कोई मुश्किल है तो क्या आप उनकी तरफ से कुछ हेल्प पा रहे हैं या ले पा रहे हैं, और आपके घर में कैसी हेल्प है, वो भी तो आपका एक सबसे छोटा सोशल यूनिट है। आपके घर में सबके साथ संबंध कैसे हैं उस पर भी तो डिपेंड करता है। तो बायो साइको सोशल कॉज है मेंटल इलनेस के। अगर ये सब कुछ ठीक है तो यानी कि आप ठीक है। तो बेसिकली मैं एक प्रैक्टिसिंग साइकियाट्रिस्ट हूँ, और क्योंकि यहाँ यूथ की बात हो रही है तो इस साल जो मेंटल हेल्थ थीम था मेंटल वर्ल्ड डे का, वो भी स्मिता मैम ने अच्छे से कवर कर लिया। तो डेफिनेटली मैं यूथ से कुछ कहना चाहूँगी। तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं, कुछ पेशेंट्स हैं मेरे पास जो मतलब यंग एज है, अभी अभी अपनी पसंद से शादी की है, किसी का प्रोफेशन ठीक है, कपल में से किसी का प्रोफेशन ठीक नहीं है, बट मैं ये देख रही हूँ कि आजकल की जो ये नई जनरेशन है और जो ये अब शादी कर रहे हैं, सेटल हो रहे हैं धीरे धीरे, यानी कि आपकी नेक्स्ट स्टेज वही है, सेटलमेंट की है। तो ये जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है ना, उसकी सैंक्टिटी खोती जा रही है। अब मैरिज एक सेक्रेड इंस्टीट्यूशन नहीं रह गया है, या ऐसा नहीं रह गया है कि शादी करके उसको निभाना है दोनों तरफ से। तो अगर इस तरीके से ही समाज बढ़ता रहेगा तो फैमिली जो वैल्यूज़ हैं, जो फैमिली का इंस्टीट्यूशन है, मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, वो वाकई में बहुत सफ़र करने वाला है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी बच्चे कि हम बार बार बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम सबको काम करना चाहिए, फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहिए, हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं। तो बेसिकली ये हमें कहाँ लेके जा रहा है? क्या ये हम इसलिए हम बात कर रहे हैं कि हमारी फैमिली वैल्यूज़ ना रहें, कि हमारी शादियाँ टूटे? नहीं, हम इसलिए बात नहीं कर रहे, हम इसलिए बात करते हैं सब चीज़ों की ताकि हम उसको और अच्छे से चला पाएँ। तो जहाँ हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं बार बार, तो हम वहाँ ये बात क्यों नहीं करते कि हमें अपने मेल्स को, यानी कि लड़कों को, हमें अपने मेल जेंडर को, हमें क्या कुछ बदलाव लाने चाहिए उनके अंदर भी, क्या उन्हें भी कुछ सिखाना चाहिए? भाई अगर लेडी काम करेगी और मेल भी काम करेगा घर का, तो फिर बाहर काम करेंगे, मतलब घर का तो अच्छी बात है, लेकिन अगर दोनों लोग बाहर का काम करेंगे तो आखिर घर संभालेगा कौन? तो आज अगर बाहर मिल के काम कर रहे हैं तो घर पे भी मिल के काम करना चाहिए। आज हम ये तो बोलते हैं कि बेटी को बोलते हैं कि चलो घर के काम मत सीखो, पढ़ाई कर लो, लेकिन फिर भी हम ये कोशिश करते हैं कि लड़की 2-4 काम सीख ही ले, लेकिन लड़कों को हम घर के काम क्यों नहीं सिखाते? क्या आगे हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो भी, आगे जो जनरेशन है वो अगर पढ़ी लिखी लड़की से शादी करेगा, हो सकता है वो भी बाहर काम करे, और डेफिनेटली लड़के भी चाहेंगे कि लड़कियां काम करें, तो वो क्यों घर के काम ना सीखें? तो ये है कि ये मैं आपको फूड फॉर थॉट दे रही हूँ कि क्या हमें वाकई में सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट बोल देने से क्या हमारे समाज में या हमारे रिश्तों में या हमारी सोसाइटी में चेंज आएगा? क्या ये चेंज की और भी कहीं ज़रूरत है? क्योंकि हम मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि बायो साइको सोशल कॉज होता है मेंटल इलनेस का, तो कहीं ना कहीं फैमिली ज़रूरी है, सोसाइटी की हेल्थ, सोसाइटल हेल्थ ज़रूरी है, सामाजिक स्वास्थ्य जिसको हम कहते हैं। तो इसके साथ ही ये फूड फॉर थॉट दे के मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी।
मैम जैसे कि आपने बात करी ओवर थिंक में भी आपने युवाओं की बात करी, और युवाओं में मैं स्पेशली लड़कों की बात करना चाहता हूँ। लड़के मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, तो एक बात पूछते हैं, और भाई क्या हाल चाल, और आंसर होता है सब बढ़िया। क्या वाकई में सब बढ़िया होता है? तो किस तरीके से लड़के अपनी चीज़ों को छिपा ले जाते हैं। और लड़कियों की मैं जहाँ तक कहूँगा कि हाँ, डिप्रेशन दोनों में है, तनाव लड़कों लड़कियों में दोनों में बराबर है, लेकिन लड़कियाँ थोड़ा सा रो धो के आंसू बहा के वो बता देती हैं कि हाँ मैं दुखी हूँ, लेकिन लड़के वहीं जस्ट अपोजिट, उनको सिखाया जाता है कि हाँ हम लड़के हैं, और लड़के रोते नहीं या लड़के अपनी बातें बयां नहीं कर पाते। तो मैम क्या आप समाज को, क्या आप पॉइंट ऑफ व्यू या क्या आप सुझाव देना चाहेंगे कि इक्वलिटी, लड़के लड़कियों में इक्वलिटी या इक्विटी, आप इस पर किस पर सुझाव देंगे, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो बेसिकली इक्वली तो कुछ नहीं हो सकता। ये जो उंगलियां हैं, ये हाथ की 5 है, इसमें इक्वल तो कुछ भी नहीं है। तो ये इक्वालिटी की बात होगी। अंगूठा नहीं होगा तो काम सफ़र करेगा, ये नहीं होगा तो काम सफ़र करेगा। सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सब अलग हैं। तो यहाँ पे इक्वल कोई नहीं है, सब अलग हैं। मेल्स अलग हैं, फीमेल्स अलग हैं, हमारे अलग रोल्स हैं, हमारी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम बायोलॉजिकली डिफरेंट हैं। लेकिन आप स्ट्रेस दोनों के लिए बराबर है, बट कुछ डिफरेंस होता है। जैसे कि जो फीमेल्स होती हैं वो ज़्यादा अच्छे से अपनी बात बोल पाती हैं, ये क्योंकि ये ऐसा ही नेचर है। इसमें मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा कोई मेल नहीं होगा जो अपनी बात नहीं बोल पाएगा, ये सत्य नहीं है। लेकिन ज़्यादातर जो क्वालिटीज़ हैं या जो इनग्रेन्ड है वो है कि फ़ीमेल अपनी बातें ठीक से बोल पाती हैं। जो मेल्स हैं वो ज़्यादातर बहुत अच्छे से बोल नहीं पाते, वो अपने मन में रख लेते हैं चीज़ों को। अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन जो स्टैटिस्टिक्स है वो कहता है कि फीमेल्स में डिप्रेशन ज़्यादा है और मेल्स में कम है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये समाज है ना। अगर किसी के घर पर मेल बीमार पड़ गया तो मेल तो ब्रेड विनर है भाई, पैसे कमा के लाएगा, और वो तो मुखिया है फैमिली का, उसको कुछ हो जाएगा तो सारे जो घर है वो उसको इलाज कराने जाएगा, तो वो ठीक भी हो जाएगा। लेकिन फीमेल अगर कुछ भी दिक्कत होती तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो उसकी छोटी सी दिक्कत बहुत बड़ी हो जाती है। और क्यों है? क्योंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। तो इसलिए जो फीमेल हैं वो अपनी दिक्कतों के लिए किसी से अप्रोच नहीं कर पाती हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, और वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाती। इसलिए तो बार बार हम फीमेल एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे। बट अगर पढ़े लिखे समाज में हम फीमेल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, शायद बहुत उल्टी चीज़ें आ रही हैं समाज में, तो उसके साथ साथ हमें मेल्स को भी बहुत कुछ सिखाना चाहिए। ओके, तो हमारा मेन क्वेश्चन तो कुछ और ही था। हमारा मेन क्वेश्चन था कि मेल्स उसके लिए क्या करें। तो बेसिकली मेल्स हो या फीमेल्स हो, क्योंकि क्वालिटीज़ एक दूसरे में मतलब दोनों में हो सकती हैं, तो हमें ये चाहिए कि हमें ये आदत डालनी पड़ेगी, चाहे हम मेल हो चाहे फीमेल हो। हमें अगर कोई प्रॉब्लम आई है लाइफ में, हमें उसके समाधान के लिए हमें लोग ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे इंसानों के बारे में सोचना पड़ेगा जिनसे हम बात करके हल्का महसूस करें या हमारी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिले। तो वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, वो हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं। अब वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हम सबको, या मैंने कि सभी को, मेल्स और फीमेल्स को ऐसा सोचना चाहिए और ऐसा करना चाहिए। कुछ चीज़ें होती है ना, मतलब मेल्स में आपने बोला मेल्स नहीं बोल पाते, तो वो डेवलप करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर मेंटल इलनेस हो सकती है, मेंटल डिस्ट्रेस हो सकता है। तो ये वही बात है कि मेल की, लेकिन मैं एक संयुक्त क्वेश्चन करना चाहूँगा जो कि मेल और फीमेल के लिए है। ओके। कि मैम सीधा क्वेश्चन ये है कि आत्मविश्वास बढ़ाने के आसान तरीके क्या हैं, उन पर थोड़ा सा जोर देते हैं कि चाहे फिर वो लड़का हो या फिर लड़की हो, तो आत्मविश्वास कैसे डेवलप हो कि अपनी बात वो कह सके, अपनी बात वो रख सके, चाहे फिर वो मेल हो या फीमेल हो। ओके, बेसिकली आत्मविश्वास जो है ये एक अंदरूनी फीलिंग है ना, कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं इतना सक्षम हूँ, और जो नहीं हूँ सो नहीं हूँ। तो बेसिकली ये है कि अपने अंदर पहले तो अपनी जो सिचुएशन और एज है उसमें जो मुझसे एक्सपेक्टेड है, अगर मैं वो काम करूं, या मैं अपने जो मुझ पे या तो प्रेशर पड़ रहा है घर से, या जो मेरे पे प्रेशर पड़ रहा है, मैं उन लोगों को किस तरीके से कन्वे कर सकूं, या पेरेंट्स ऐसा एटमॉस्फेयर बिल्डअप करें कि बच्चा अपनी बात कन्वे कर सके कि हाँ मुझे पढ़ाई में इतना शौक नहीं है लेकिन मैं स्पोर्ट्स में जाना चाहता हूँ या मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। तो जब उसको वो ग्रोइंग एटमॉस्फेयर मिलेगा तब वो कर पाएगा जिसके वो केपेबल है, वो अपनी क्षमता को समझ रहा है कि हाँ मैं ये अच्छे से नहीं कर पा रहा लेकिन मैं ये कर सकता हूँ, और उसको कंडूसिव एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो उस समय पर वो
उसमें प्रोग्रेस कर पाएगा और आत्मविश्वास अपने आप धीरे धीरे क्या वो डेवलप होके बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। तो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिले और वो अपनी क्षमता को पहचाने, हो जाएगा। सो मैम माय लास्ट क्वेश्चन इज दैट कि अगर जब कोई दोस्त ऐसी मानसिक या कह सकते हैं वो डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, तो हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? क्या कुछ सुझाव हैं? किस तरीके से उसकी हेल्प करें? बेसिकली तो सबसे पहला जो हेल्प है ना, वो आप उसको वेंटिलेट होने दे सकते हैं। आप एक गुड लिसनर बन के उसको सारी बात बोलने दीजिए, तब एक ये पहला स्टेप हो गया हीलिंग का। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये नहीं चाहते कि हमें सामने वाला कोई पॉजिटिव जवाब ही दे दे, हम बोल ही दें तो हमें हल्का लगता है। तो उसको पहले सुने, ध्यान से सुने और सुन लें, फिर उसके बाद में जो समझ में आए उस हिसाब से जवाब दें। ये समझ में आए कि नहीं ये हमारे बियॉन्ड है, हम इसको नहीं कर पाएंगे, तो डेफिनेटली फिर एक प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहिए। या समझ में आ रहा है कि नहीं मान लीजिए कि मेरे भैया हैं या मेरे मामा हैं या मेरे कुछ हैं जो इस बारे में ज़्यादा बता सकते हैं, या मेरी फ्रेंड की सिस्टर बता सकती है, तो आप उनकी हेल्प लें। तो ये है कि आप पहले उसको बोलने दें, ध्यान से सुने, टिप्पणी या जजमेंट्स मत पास करें, सुने उसको। तो जब तक हम सोसाइटी के स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आएगा, जब तक पारिवारिक संस्कारों में बदलाव नहीं आएगा, तो हम ये बदलाव समाज में नहीं देख सकते हैं। और जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तब तक सफल नहीं होगा जब तक बेटा समझाओ की बात नहीं होगी। जो मैम बात कर रही हैं कि महिला सशक्तिकरण, और कहीं ना कहीं तनाव इसी से पैदा हो भी रहा है। मैं अनुरोध करूंगा प्रोफेसर सोमा मिश्रा मैम से कि वो भी अपनी बात रखें, अपना आशीर्वाद दें। हम एक्सपर्ट नहीं हैं इस फील्ड के, एंड इतने डॉक्टर गौरव, देन डॉक्टर सुनैना, डॉक्टर जायसवाल मैम, इन्होंने सब एक्सपर्ट्स अपने अपने फील्ड के बहुत एक्सपर्ट्स हैं, और उन्होंने जिस्ट टेक्निकली बहुत साउंड चीज़ें बताई है। और हमें मैम ने जो लिस्ट बताया था उससे लग रहा था कि हमें भी है, कभी कभी हमको भी डिप्रेशन हो जाता है। तो मुझे बच्चों को के लिए कुछ बोलना है, जो हमें इतने सालों का सिर्फ एक्सपीरियंस है, उससे हम कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। मुझे एक चीज़ हमेशा से लगता है कि इंसान को पॉजिटिव होना चाहिए, चाहे वो आपके फैमिली, आपके पेरेंट्स जो भी कर रहे हैं, आप अब इस स्टेज पे पहुंच गए हो, आपने एक एरिया ले लिया है, चूज़ कर लिया है, आप उसमें पढ़ रहे हो, देन फिर भी अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो ज़रूरी नहीं कि आप वो सिलेबस, आपका जो सब्जेक्ट है, हो सकता है आपको नहीं अच्छा लग रहा, आप उसकी पॉजिटिव चीज़ें निकाल सकते हो, और नहीं तो फिर आप फील्ड में भी चेक कर सकते हो कि और क्या आपके लिए बेटर ऑप्शन है। एंड आजकल जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना अच्छा है कि आप किसी भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन किया है, उसके अलावा आप कोई भी काम कर सकते हो। आपको जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है, फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, राइटिंग में इंटरेस्ट है, जिसमें भी इंटरेस्ट है उसमें आपकी एक्सपर्टीज़ हो सकती है। सर्टिफिकेट कोर्स करके भी आप उसका जॉब कर सकते हो। तो इसीलिए आप पॉजिटिव रहो, और पॉजिटिव रहना मीन्स आप हो सकता है 12th क्लास में जब थे 16-17 ईयर्स के थे तो आप उतने सोचने के लायक नहीं थे, बट अब आप बड़े हो गए हो, तो अब आप सोच सकते हो कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। मुझे पेरेंट्स ने ग्रेजुएशन बीएससी में करने दिया, या कॉमर्स में, या फॉरेंसिक साइंस, इंजीनियरिंग, बट आपको पता है आपके पास और एक्स्ट्रा एक्सपर्टीज़ क्या है। तो इसका मेन आप कैसे कर सकते हो कि आप अपना हॉबी ज़रूर पहचानो, और अपने हॉबी को पहचान के उसमें आप काम करो, तो उससे आप पॉजिटिव रहोगे। और मुझे सेकेंड चीज़ एक हमेशा सबके लिए लगती है, बड़ों के लिए भी छोटों के लिए भी, कि कभी भी किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचो। अगर आप नेगेटिव जब सोचते हो तो आप प्लान करते हो। अगर आप सोचते हो कि ये कल जैसे प्रोफेसर काबिया यहाँ पे आ रहे हैं, मैं उनको नहीं आने दूँ, तो उसके लिए मैं बहुत सारा प्लानिंग करूँगी कि सर की गाड़ी को कुछ गड़बड़ करूँ, या सर को, मतलब बहुत सारा प्लान करना पड़ता है। मेरे पास कुछ एग्जाम्पल हैं जो रेडी फीमेल, एक मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है जो मतलब उनका 2 बेडरूम्स 2 फ्लैट्स उनके पेरेंट्स ने खरीद के दिया था, बहुत बड़े बड़े, मतलब आज से 15 ईयर्स पहले की बात है, तब वो फ्लैट 1-1 करोड़ का था, और उनके इन लॉज ने उनको गिफ्ट किया, दोनों भाइयों को। और हम आर्किटेक्ट हैं, तो मेरी फ्रेंड भी आर्किटेक्ट है, वो इंटीरियर कर रही थी अपने घर का, करते करते जैसे किचन की बारी आई तो उसने बोला कि किचन मैं अपने देवर वाले फ्लैट का पहले इंटीरियर करूँगी।
तो इतना सारा प्लान किया। क्यों किया? क्योंकि इन लॉज जब आएंगे, जिस घर का किचन वर्किंग होगा वहाँ सब लोग रहेंगे, ये उसने आइडिया लगाया। तो लेकिन वो जो इंसान है ना, वो मेरी फ्रेंड है, बट वो नेगेटिविटी से घिरे रहने की वजह से क्वालिटी नहीं हो पाती है ना, वो उनका ब्रेन फ्री नहीं रहता है। मतलब जो ये स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ, दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ। मुझे लगता है कि हम जितना नेगेटिव दूसरों के बारे में सोचते हैं तो हम बहुत सारा प्लानिंग करते हैं। अगर मैं सर के लिए प्लान करते रहूं कि सर कैसे कैसे क्या क्या करूं कि सर यहाँ नहीं आ पाए, तो मैं कल से प्लान करती। मतलब उसके लिए इतना टाइम मेरा जाता, 24 आवर्स चले जाते। और मैं कुछ भी पॉजिटिव, अगर हम फ्री रहेंगे तो आप किसी भी टॉपिक पे बोलने बोलो, कुछ भी पढ़ाने बोलो, कुछ भी करने बोलो, हम कर सकते हैं। क्योंकि हमें पढ़ाते पढ़ाते भी 30 ईयर्स हो गए हैं। तो फिर बट अगर हम नेगेटिविटी में रहेंगे तो फिर हम नहीं कर सकते हैं। तो मेंटल स्ट्रेस तो हमें हमारे एज में भी हो सकता है, छोटे बच्चों में भी हो सकता है। यूथ चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में एक यूथ ही है, नौजवान साथी स्वप्निल, वो भी आज के विषय पे अपनी बात रखना चाहते हैं। स्वप्निल। वंदनीय मां शारदे, आगंतुक महानुभाव, गुरुजन एवं मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम सर्व विदित है कि आज हम सब विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। मानसिक स्वास्थ्य आज का दिन हमें यह याद दिलाता है कि मन की शांति उतनी ज़रूरी है जितनी कि तन की। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ बीमार होना नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ आत्मविश्वास, सोचने समझने की क्षमता, महसूस करने की क्षमता एवं तमाम परिस्थितियों से निपटने की चुनौती है। खासकर आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में, खासकर यूथ के बीच तनाव, स्ट्रेस, अवसाद, डिप्रेशन, एकांकीपन, लोनलीनेस जैसी समस्याएं प्रमुख रूप से दिल में घर कर गई हैं। आजकल सबसे ज़्यादा जो यूथ को समस्या होती है या दबाव लेते हैं, प्रतियोगिता का दबाव, असफलता का डर, ऐसी चीज़ें ज़्यादा यूथ को डराती हैं। इससे हमें निपटना होगा। सबसे अधिक शर्म की बात यह है कि हमारा समाज इन विषयों पर चुप है, शर्मसार है, कुछ बताता नहीं है। इसी प्रकार का मार्गदर्शन देने के लिए यूथ चर्चा जैसे प्लेटफॉर्म हम सभी लोगों को जागरूक करते हैं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम सभी को अपने मन की सुनना चाहिए, मित्रों से हालचाल पूछना चाहिए एवं ज़रूरत पड़ने पर विशेषज्ञों से भी सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि स्वस्थ मन ही सशक्त समाज की नींव है। हमारे WHO ने भी इस वर्ष 2025 में थीम जारी की है, स्वस्थ मस्तिष्क एवं मन हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। अंत में वाणी को विराम देते हुए मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा रुकना, थोड़ा मुस्कुराना सीखो, खुद से फिर से प्रेम करना सीखो, क्योंकि जब हमारी दोस्ती मन से हो जाएगी तो जीने की राह आसान हो जाएगी, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू स्वप्निल। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। और जो युवा है वो तो जिंदा दिली होता है। नए हौसलों की उड़ान, नए स्वप्न, नई उमंगें, किसी भी परिस्थिति में जीवन जीने का हौसला ये केवल युवाओं के पास है। और हम लोग भी विश्वविद्यालय के जो शिक्षक साथी जब कभी निराश होते हैं, परेशान होते हैं, एक ऐसे युवा के पास जाते हैं जिनको हम लोग बड़े आदर और सम्मान के साथ प्रोफेसर सुनील काबिया सर कहते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय सर को कि आएँ और वो भी अपनी बात रखें। सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस यूथ चर्चा और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है ये जो पॉडकास्ट है, इसके लिए तो सर्वप्रथम मैं यश और उसकी समस्त टीम, यूथ चर्चा की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये जो प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, आपकी क्रिएटिविटी से आज का ये कार्यक्रम संभव हो पाया है। और मैं आशा करता हूँ कि आप जैसे बच्चे, आप लोगों की टीम जो है
आने वाले दिनों में भी इस प्रकार के कुछ क्रिएटिव काम करते रहें। आपको बहुत बहुत बधाई। और साथ साथ ही मैं जो हमारे आज के विषय विशेषज्ञ हैं, मैडम जायसवाल जी, मैडम लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर सूद मैडम और डॉक्टर गौरव, उनका बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं। आप लोग विश्वविद्यालय में आए, आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आपने जो इतनी अच्छी बातें बताई, निश्चित रूप से ये जब हम यूट्यूब पे और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डालेंगे तो बहुत सारे बच्चों को इससे लाभ मिलेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रोफेसर सोमा मैडम हैं, डॉक्टर सुमरन हैं, डॉक्टर अंजलि सक्सेना जी हैं और गोविंद जी भी हैं। मैं बहुत क्योंकि लगभग सभी बातों पे विशेषज्ञों ने अपनी अपनी बात कही है, मैं बहुत ज़्यादा उस बारे में नहीं कहूँगा, किंतु मैं 2-3 बातें जरूर कहना चाहूँगा। पहली बात, अभी रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट में का जजमेंट आया है। सुप्रीम कोर्ट में ये जजमेंट था सुखदेव वर्सेस आंध्र प्रदेश स्टेट का, जिसमें एक बच्ची छात्रा थी जो हॉस्टल में रहती थी और उस छात्रा का ने मतलब उसके साथ घटना हो गई और उसके पेरेंट्स ने आंध्र प्रदेश स्टेट से केस किया और उसके बाद में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, वेदर इट इज़ यूजीसी और एआईसीटी, उनकी तरफ से डायरेक्टिव जारी हुए हैं कि आपको मेंटल हेल्थ पे काम करना है। दूसरी बात, जो यूनेस्को द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए गए हैं, 17 एसडीजी गोल्स हैं, उसमें एसडीजी 3 जो है गुड हेल्थ एंड वेलबीइंग की बात करता है। और अगर हमको अपने पृथ्वी को अच्छा रखना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम एसडीजी 3 पे फोकस करें। और आज का जो ये यूथ चर्चा का जो पॉडकास्ट है, ये इस दिशा में एक हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा ली गई एक पहल है। और जैसा कि सोमा मैडम ने कहा, एक्सपर्ट्स ने कहा, वेलबीइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है, मैं अपने दादाजी के साथ बैठता था और बात कई बार होती थी हमारी, तो ऐसे ही जब मैं पीजी में था या मैं जॉब में लगा तो मैं कभी कभी कहता था कि बड़ा फ्रस्ट्रेशन है, सिस्टम काम नहीं करता, लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। तो वो कहते थे यार ये शब्द बड़े, वो एजुकेटेड थे उस ज़माने में, मतलब वो 10th पास थे वैसे तो, पर वो उस टाइम के हिसाब से वो काफ़ी एजुकेटेड थे उस माहौल में। तो वो कहते थे ये सब शब्द बेकार के हैं। हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं, जब अपने परिवार से बात कर लेते हैं, अपने सर्कल में या दोस्तों से गपिया लेते हैं, तो ये दिक्कतें नहीं आती हैं। और फैक्ट ये है कि जो शब्द हैं डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, लोनलीनेस, ये पहले ज़माने में होते ही नहीं थे, तो शायद बहुत कम लोग इस अवसाद से पीड़ित होते थे। पर आज के युग में, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रहे हैं हम, जॉइंट फैमिलीज ख़त्म हो रही हैं, और ये फास्ट फूड का कल्चर जो है, जहाँ पर आप खाना बनाना नहीं है, सीधा खाना आ जाएगा, अकेले बैठ के खा लेंगे, कहीं भी खा लेंगे। पहले आप एक साथ बैठ के खाना खाया करते थे, तो बहुत सारी बातें आप शेयर कर लेते थे। तो मेरा ये मानना है कि जो डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन या ये सब चीज़ें जो आ रही हैं, जो यूथ प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि वो अपने परिवार से उसका जुड़ाव कम हो गया है। वो जुड़ाव को हमें बरकरार रखना है और चर्चाएँ ज़रूर करनी है। और जैसे सोमा मैडम ने कहा, किचन की कोई एग्जांपल दे रहे थे, मैं समझता हूँ रसोई बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जो पूरे परिवार को बांध के रखता है। अगर रसोई में माँ या कोई भी पिता भी खाना बना रहा है, पूरा परिवार उसके साथ आसपास घूमता है, और फिर एक साथ डाइनिंग टेबल बैठ के जब खाना खाते हैं तो मन में कोई बात होती है तो पेरेंट्स या जो भी बुजुर्ग हैं वो समझ जाते हैं कि इस बच्चे के मन में क्या चल रहा है, उसका चेहरा देखकर, उसका हाव भाव देखकर। और वो अगर हम कंटिन्यू रखेंगे तो डेफिनेटली ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, कंपैरेटिवली कम किया जा सकता है। साथ साथ में बात हो रही थी पॉजिटिवनेस की। मैंने होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में एक प्रयोग किया। मैंने अपने विभाग में लगभग हर फ्लोर पे आईने लगाए, और वो बेसिकली होटल मैनेजमेंट के लिए, या मैडम फौज से आते हैं डॉक्टर सूद मैडम, फौज में भी ये है कि क्या मेरी वर्दी दुरुस्त है, हम ये चेक करते हैं। और ऐसे ही हमने होटल मैनेजमेंट में भी किया था। मेरा ये मानना है, अगर रोज़ सुबह उठ के बच्चा आईने में अपना चेहरा देखे और कॉन्फिडेंटली कहे कि दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति मैं हूँ, उसको पॉजिटिवनेस आएगी, वो पॉजिटिविटी उसके दिन भर उसके साथ रहेगी। और ये डेली हमें करना है, प्रयोग करना है। बार बार चेहरा देखिए और बार बार अपने आप में के बारे में अपने बारे में सोचिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आप में क्या क्या काबिलियत है। जब ये चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें थोड़ा सा कंट्रोल में आ सकती हैं। निश्चित रूप से मेंटल हेल्थ जो है वो फिजिकल हेल्थ से भी जुड़ी हुई है। अगर हम रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइजेस करेंगे, हम अपने फिटनेस पे ध्यान रखेंगे,
मैं 56-57 साल का हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ कि 40 मिनट से 1 घंटा डेली मतलब कुछ एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करूँ, और कई बार संभव नहीं होता, पर सभी को करना चाहिए। जब फिजिकली हम फिट हैं, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन होता है, स्वस्थ मस्तिष्क होता है, और अगर हम इस दिशा में काम करेंगे तो इन युवाओं को ये दिक्कतें कंपेरेटिवली कम हो जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये टोटली नलीफाई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें तो मेडिसिन से ठीक होंगी। अगर मेडिसिन से जो ठीक होने वाली चीज़ है उसके लिए मेडिसिन लीजिए, जो आपके इकोसिस्टम के कारण ठीक हो सकती है उसके लिए अच्छा इकोसिस्टम बनाने का प्रयास कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पॉजिटिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों से चर्चा भी करें। अगर हमें लगता है कि हमारा कोई साथी किसी अवसाद से ग्रसित है, वो 3 दिन से खेलने नहीं आया या 3 दिन से क्लास में नहीं आया, उससे ज़रूर चर्चा करें। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव है उसके बेसिस पे जो यूजीसी और एआईसीटी ने डायरेक्शंस निकाले हैं, तो उसमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट करने होंगे। आने वाले टाइम में हम लोगों को इस तरह के ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे जो बच्चों के साथ काउंसलिंग करें, रेगुलर बेसिस पे उनसे इंटरेक्ट करें। क्लासरूम टीचिंग इज़ एंटायरली डिफरेंट। वहाँ पर टीचर आता है अपना होमवर्क करके, उसको मालूम है मुझे क्या डिलीवर करना है, वो बहुत अच्छा टीचर होगा, वो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा के जा सकता है, परंतु बच्चों के मन में क्या चल रहा है, उनकी क्या पीड़ा है, उसको समझने के लिए हमें काउंसलर्स की ज़रूरत है। हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हमें काउंसलिंग के लिए डॉक्टर सूद या डॉक्टर जायसवाल मैडम जैसे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, जो वहाँ पर एक ऐसा हम प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जहाँ पर बच्चे आके अपनी बात कर सकें, या जहाँ पर कोई टीचर इंगित कर दे या कोई स्टूडेंट इंगित कर दे कि वो बच्चे को शायद कोई समस्या है, तो उससे जाके हम बात कर सकें। डॉक्टर सुमिरन, डॉक्टर सोमा मैडम हॉस्टल्स में है। हॉस्टल्स में ये बहुत जल्दी पता लग जाता है बच्चा कौन किसी अवसाद से या किसी प्रॉब्लम से ग्रसित है, क्योंकि और वो अगर उसको वहाँ पर हम आइडेंटिफाई करके उसको तुरंत तत्काल रेमेडी दे पाएँ तो वो बहुत अच्छा कदम होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी पहल है यूथ चर्चा के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इसको हम आगे रेगुलर बेसिस पे करेंगे, और यश और उसकी टीम को मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अगर हम इसको रेगुलर बेसिस पे करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के द्वारा लोगों तक पहुँचाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक बंदा भी अगर इससे बेनिफिट होता है तो हमारा एक मतलब अच्छा प्रयास है, सफल प्रयास मानते हैं हम, और धीरे धीरे वो सब तक पहुंचेगा। और परिवार को एकजुट रहना चाहिए, परिवार में चर्चा जरूरी है, अपने पीयर्स में चर्चा बहुत ज़रूरी है। सारी प्रॉब्लम्स की जो निदान है वो शायद चर्चा से आ सकता है। चर्चा अगर अच्छी तरह से हो, अच्छी गाइडेंस हो, अच्छी काउंसलिंग हो, अच्छी मेंटरिंग हो, तो शायद चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं। और ये बात बहुत ज़रूरी है, ये बात बिल्कुल ठीक दुरुस्त है कि बच्चे की चॉइस के अकॉर्डिंग काम करने दें। आजकल हर तरफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, तो हमारे पेरेंट्स को भी लगता है कि बच्चा डॉक्टर बन जाए, बच्चा इंजीनियर बन जाए, हो सकता है उसका उस तरह रुझान ना हो, तो हम उसको प्रेशर ना करें। मैरिजेस में भी ये चल रहा है, पेरेंट्स चाहते हैं कि विद इन कम्युनिटी, विद इन कास्ट ही मतलब शादी हो, हमारे समकक्ष ही उससे। बच्चे की चॉइस पे हमें फ्रीडम देनी चाहिए, ये इस तरह का विचार आज के युग का विचार है। और अगर वो फ्रीडम देंगे तो वो भी हैप्पी रहेंगे, और हैप्पी रहेंगे तो मेंटली हेल्दी रहेंगे। तो हमें बहुत ही खुले मन से, खुले विचार से बच्चों के, युवाओं के जो विचार हैं, देखिए चेंज प्रकृति का नियम है। आज से 50 साल पहले जो मेरे दादाजी के टाइम में इकोसिस्टम था वो अलग था, आज चीज़ें बहुत बदल गई हैं। तो हमको चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट करते हुए अपनी युवा पीढ़ी को सही मार्गदर्शन देना है, सही सपोर्ट करना है, सही तरह से एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है जिससे कि वो अपने आप को मजबूत फील करें, वो अपने आप को एकाकी फील ना करें, और अपने तरफ से जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है देश की सेवा में, अपने समाज की सेवा में कंट्रीब्यूट करें। धन्यवाद। यूथ चर्चा के बीच में सर ने अपनी समस्याओं के निदान के लिए लगातार आपस में चर्चा करने की बात कही है कि हम अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ चर्चा ज़रूर करें। आज देखने को आ रहा है कि हम आपस में बात ही नहीं करते। घर में जितने कमरे हैं उतने लोग हैं, जितने लोग हैं उससे दुगने मोबाइल हैं। तो ऐसे में बात करने के लिए हम किससे अपनी बात कहें, और यही कारण है कि लगातार तनाव बढ़ रहा है। आप लोगों ने एक फ़िल्म देखी होगी, पहला सीन याद हो तो कंगना रनावत और उनके हस्बैंड के बीच के झगड़े को सुलझाने के लिए 7-8 काउंसलर बैठे हो गए। क्योंकि सोशल वर्क का भी यही काम है, काउंसलिंग करना, सोशल केस वर्क के माध्यम से
अपने क्लाइंट को सेवा प्रदान करना, कि कैसे वो अपने आप से समायोजन करे, अपने परिवार से समायोजन करे, अपने इन्वायरमेंट से समायोजन करे। और जहाँ व्यक्ति समायोजन नहीं कर पाता है वहीं तनाव पैदा होता है। हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं वो तनाव का कारण हो रही हैं, हमारे आसपास का माहौल तनाव का कारण हो रहा है। तो उसी तरीके से वही चीज़ें अभी भी चली आ रही हैं। माँ बाप अपने ज़िंदगी के फेल्योर को बच्चे की सक्सेस में देखना चाहते हैं कि हम डॉक्टर नहीं बन जाए, हमारा बच्चा बन जाए। लेकिन हमें अपने बच्चे की क्षमताओं को भी पहचानना है, उसका स्वास्थ्य एनालिसिस करना है, खुद का स्वास्थ्य एनालिसिस करना है कि उसमें क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या वीकनेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटी हैं, क्या चैलेंजेस हैं। अब इन्हीं के साथ हम यूथ चर्चा के संयोजक करता धरता यश से अनुरोध करेंगे कि वो भी अपनी बात कुछ यहाँ कहना चाहते हैं। अतिथियों के आभार के साथ साथ यश। वंदे मां शारदे, आदरणीय सभी आगंतुक महानुभाव और मेरे सभी युवा साथी, सभी टीचर्स, सभी फैकल्टीज़ ने इतना कुछ इस टॉपिक पर कहा है, अपनी चर्चा, अपनी बात रखी कि मेरी कलम में उतना ज़ोर नहीं कि मैं अपनी अब कुछ बातों को कुछ रख पाऊँ। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मेरे मन में आया कि मुझे कुछ बोलना चाहिए, तो मैं अपनी वाणी से, मुझे कुछ लगता है कि जहाँ तक मैं सीखा हूँ अपने गुरुजनों से और अपने आसपास अपने परिवेश से, क्योंकि हमें सिखाने वाला शिक्षक के साथ ही साथ हमारा परिवेश भी होता है जहाँ हम रहते हैं, और रहने के साथ साथ हमें हमारे समाज का, परिवेश का एक छोटे से छोटा कण भी हमें कुछ ना कुछ सिखा देता है। एक दिन मैं बीमार था, ऐसी मम्मी से चर्चा कर रहा था। मैंने कहा मम्मी, लाइफ में हर किसी को एक मौका तो ज़रूर मिलता है। मम्मी बोली कैसे? हमने कहा मैम, मम्मी कुछ कहो ना कहो, एक मौका तो मिलता है। मैंने कहा मम्मी एक बात आ रही है, कहो तो कहें। उन्होंने कहा कहो। मैंने कहा देखो, अगर जो लोग तैर लेते हैं, क्योंकि मैंने तैराकी सीखी है 1-2 महीने, तो मैंने कहा मम्मी, जब भी मैं पानी में गिरता हूँ, जब जाता है आदमी और वो अगर अपना सांस ना तोड़े, तो चाहे कितना भी ऊंचाई से कूदा हो, चाहे कितना भी वो नीचे गिर गया और वो अपनी सांस ना छोड़े, तो एक बार ही ऊपर आता है। जो लोग तैर लेते होंगे वो इतना थोड़ा समझते होंगे। तो मैंने कहा ये तो सजीव की बात हुई, निर्जीव की बात कही जाए तो एक पानी की बोतल है, अगर उसको, या पानी की बोतल या फिर मग्गा, जो हम लोग कहते हैं बुंदेलखंडी में, मग्गा, डिब्बा, लोटा, जो भी, अगर हम उसको पानी में उल्टा डालते हैं, अगर उसके अंदर हवा भरी हुई है तो वो ऊपर आती है, डूबती नहीं है। तो हवा यानी कि हमारा, जो अगर बात की हमारा धैर्य, हमारा साहस, और हमारे अंदर कितनी जो साहस है और धैर्य, अगर हमारे अंदर धैर्य है तो वो जिस तरीके से पानी की बोतल को हम डुबाते हैं, उसके अंदर हवा भरी रहती है, तो वो भी ऊपर आता है। और अगर हम गिरते हैं, अगर पानी में कूदते हैं और अगर हमारे अंदर वो सांस नहीं छोड़ते हैं, तो एक बार ही ऊपर आते हैं। भले अगर हमारा जब धैर्य टूटने लगता है तो हम डूबने लगते हैं। तो अगर किसी भी व्यक्ति का अगर धैर्य ना टूटे, किसी भी युवा का, कोई भी इंसान हो, चाहे फिर वो किसी उम्र दराज का हो, धैर्य ना छोड़े, चाहे वे कितनी विषम परिस्थितियां हो, तो मुझे लगता है कि वो अपने शिखर तक पहुंचने के लिए प्रकृति एक बार मौका देती है। तो आज जैसे कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की भी हम बात कर रहे हैं, तो जब मैं कह रहा हूँ कि हर किसी को एक मौका मिलता है, सर्वविदित है ये चीज़ को लेके। और अगर हमारे जीवन में, अगर हम ये भी सोचते हैं कि हमारे जीवन में अगर सिर्फ अच्छाइयाँ आती रहे, या फिर हमारे जीवन में सिर्फ जैसे किसी को मीठा पसंद है, किसी को खट्टा पसंद है, जीवन में मीठापन आता रहे या खट्टापन आता रहे, तो वो मुझे लगता है उससे भी बोरियत होने लगेगी। जैसे कि मैं अभी थोड़ा सा सर्दी सी महसूस हो रही है इस एसी में, लेकिन जब मैं बाहर थोड़ा जाऊंगा, जब मैं थोड़ा धूप मिलेगी, तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, थोड़ा सा धूप में मज़ा आ रहा है। और जब मैं धूप मिलेगी मुझे, तो लगेगा कि थोड़ा सा ठंडक मिल जाए। तो लाइफ का जो हार्ट बीट होती है, वो भी ऊपर नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि जब तक अगर आप गिरेंगे नहीं, तब तक एक उठने का मज़ा नहीं आएगा, और जब आप उठे हैं तो एक बार गिरे नहीं तो आपको मज़ा नहीं आएगा। इस टाइम पे बस ये है, जिस तरीके से पानी की बोतल का मैंने एग्जांपल दिया, बस जीवन में कभी धैर्य ना छोड़ें। और हैप्पीनेस, आप जो काम कर रहे हैं, बस आप जो काम करें दिल से करें, कोई भी काम है। जैसे कि मेरे घर वालों ने मुझे बोला था कि नीट एग्ज़ाम की तैयारी करो। मैंने 3 साल मैंने तैयारी करी, 4थी साल में कोटा गया, एंड फाइनली मुझे लगा कि अब मेरा नहीं होना है। और मैंने फिर मम्मी से एक दिन बैठा, पापा से बोला, मैंने कहा पापा, बोले तुमने बहुत पैसा बर्बाद कर दिया, आपने इतना ये किया वगैरह। मैंने कहा पापा देखो, ये है, आपने कहा था ये कर लो, मैंने कहा था ये कर लो, मुझे लगता है कि मुझे कुछ और करना चाहिए। जब मैंने उनको समझाया, उन्होंने बोला, उन्होंने कहा क्या करना है? मैंने कहा मुझे पढ़ाने का मुझे रुचि रखता हूँ, तो मैं MSc करके, मैं PhD करके मैं अपना पढ़ाने में। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा मन है, अब आखिरी बार। मैंने कहा ठीक है। तो मैं अब तब से लेके अभी तक कर रहा हूँ। तो मुझे लगता नहीं है कि अगर आप अपनी बात
जो युवा साथी हैं अपनी बात अगर अपने माता पिता से कहते हैं, इतने भी कठोर या इतने भी निर्दयी नहीं है, वो हमें लगता है कि कठोर है, निर्दयी है, मारते हैं, या फिर हमारे टीचर हैं वो हमें गुस्सा कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं मोटिव उनका छुपा रहता है हमारी अच्छाई के लिए। तो मेरा आज का मैसेज भी यही है कि आपकी जो भी दिल में जो चल रहा हो, तो आप किसी बाहर या अपने मन में घुटने से अच्छा है कि आप अपने परिवेश में, अपने गुरुजनों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ अपनी बयां करें। जब अपनी बातें जब बयां करते हैं, अपनी बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा देर तक गम हो या कोई चीज़ हो, जैसे रात होती है, दिन आता है, दिन होता है, रात आती है, तो सबका एक लिमिट होता है, एक टाइम होता है। तो उसी तरीके से बस अपना धैर्य ना छोड़ें और ना चीज़ें करें। बस मैं गुजारिश ये भी करना चाहूँगा कि कुछ मतलब पेरेंट्स भी अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑनलाइन जाने वाला है, किसी प्लेटफॉर्म में देख रहा हूँ, तो वो अपने बच्चों को थोड़ा समझें कि वो क्या चाहते हैं एक्चुअल में। तराजुओं पे तौलें कि हाँ ये इसके कैपेबल है, ज़रूरी नहीं सिर्फ कि डॉक्टर इंजीनियर की जो एक भेड़ चाल चल रही है सिर्फ उसमें। हो सकता है वो बहुत अच्छा आर्किटेक्ट हो सकता है, बहुत अच्छा वो फ़ोटो खींचने वाला एक फ़ोटोग्राफ़र हो सकता है वो बहुत अच्छा बोलने वाला वक्ता हो सकता है। तो उसको समझें, जानें। आज का समाज में, आधुनिक समाज में हर जगह पे फील्ड में आपका करियर है, और नहीं भी है तो आप इतना उसमें जोर लगा दीजिए कि करियर पाथ आपके लिए खुद दौड़ के आए कि आप हैं जहाँ वहाँ करियर है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि उन पेरेंट्स से भी कि अपने बच्चों की समझें कि उसकी क्या कैपेबिलिटी है और क्या चीज़ है। और मैं युवा साथियों से एक चीज़ बोलूँगा कि फ़ोन या इंटरनेट के जब से 5G इंटरनेट या 4G आ गया, अनलिमिटेड नेट, तो पता ही नहीं चलता कब दिन शुरू होता है, कब रात शुरू होता है। ये तो तब पता चलता है जब हम माता पिता के साथ बैठे होते हैं। अगर कोई बच्चा बाहर ही अगर कोई तैयारी कर रहा होता है, वो घर से दूर होता है, सिर्फ कमरा होता है, उसको पढ़ाई कर होता है, तो फ़ोन में कब दिन शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, ये किसी को पता नहीं चलता है। तो मुझे लगता है कि मैं अपने जो मेरी उम्र के हैं, मतलब 15 से 23 साल या जो भी हैं, या फिर मैं पेरेंट्स से भी, क्योंकि आजकल मैं पेरेंट्स को भी थोड़ा सा वो फ़ोन में इंटरनेट और उस चीज़ में ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि 1 घंटा 2 घंटा अपने माता पिता को, अपने दोस्तों में, अपने समाज में देना चाहिए। बस मेरा यही मैसेज है। अगर हम मेंटली अगर खुश हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी ही एक देश का भविष्य है, अगर वो ये खुश है और खुशहाल, जैसे कि जो स्वस्थ मस्तिष्क की, स्वस्थ तन की मतलब जड़ होती है, इस तरीके से, तो बस मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि दोस्तों को, पेरेंट्स को, कि वो समझें जिस तरीके से पुराने समय में चर्चा हुआ करती थी, चौपाल लगी करती थी कि शाम के टाइम बैठ के बातें करते थे, तो मुझे नहीं लगता उस समय पे कोई ऐसी प्रॉब्लम आती थी कि मानसिक तनाव, मानसिक चिंता। तो बस मेरा वो यही गुजारिश है और ये अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ, और यही मेरा मैसेज था। थैंक यू सो मच सर। कुछ युवाओं के कोई क्वेश्चन हो अगर हमारे एक्सपर्ट से तो पूछ सकते हैं। बहुत डिप्रेस रहती है, उसकी दवाइयाँ चलती रहती हैं, उसको एंजाइटी, बहुत डिप्रेशन रहती है, वो अपनी कोई बात कहती है किसी से, तो जिन लोगों से उसने बात अपनी रखी है, वो लोगों ने कभी ना कभी धोखा दिया है, तो उसका सभी से मन उठ गया है अपनी बातों को शेयर करने के लिए। तो वो कहती है कि अब ये बताइए मैम, ये उसको क्या सजेशन आप देना चाहेंगे कि वो अपनी बात को, जब वो डिप्रेस रह रही है और उसकी इतनी दवाइयाँ चल रही हैं, तो अपने आप को खुद खुश कैसे रखें? सबसे पहले तो अपनी दिनचर्या को रेगुलेट करें, क्योंकि जब आप दवाओं के प्रभाव में होते हैं तो आपका ब्रेन ये अपने आप मान लेता है, दूसरे लोग भी कहते हैं कि वो लेटी रहती है, सोती रहती है, और आप अपने आप को भी ये समझा लेते हैं, तो आपकी दिनचर्या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो आप नियमित समय पे एक्सरसाइज और अपना सुबह का रूटीन, पूरे दिन का रूटीन सेट करें, उसको फॉलो करें। और दूसरी चीज़ है, जब आप बहुत टेंशन में हो और आपके पास कोई भी नहीं है बात करने के लिए, तो उस समय आप अपनी पूरी परेशानी को लिखें। इसको जर्नलिंग की टेक्निक कहा जाता है। और इसमें कोशिश करें कि सुबह उठ के रोज़ का रूटीन बना लें कि आधे घंटे तक आपको लगातार लिखना है बिना रुके, और सारे थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, जो भी चीज़ें आ रही हैं उसमें राइटिंग का ध्यान नहीं रखें, और ना ये देखें कि उसमें क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए, सब कुछ लिखें। और रोज़ जब आप ये करेंगे तो आप अपने आप को कंपैरेटिवली रिलैक्स पाएंगे। तो मैम मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे रहेगा एज एन साइकेट्रिक्स, कि जब खुद को जब तनाव में महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैम ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि मेरे भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो जब मैं बहुत तनाव में खुद को महसूस कर रहा होता हूँ, तो उस समय पे क्या खाएं और क्या किस चीज़ का परहेज करें, तो थोड़ा सा वो बताएं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, बेसिकली ये क्वेश्चन एग्जाम रिलेटेड स्ट्रेस है। यस।
तो मैं पहले तो वैंकीज डूडल्स कर्व की बात करूँगी, जिसमें कि ऑप्टिमल लेवल ऑफ एंग्जाइटी चाहिए बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। तो अगर आपको एंग्जाइटी होगी ही नहीं तो पढ़ाई कौन करेगा? और अगर एंग्जाइटी ज़्यादा हो जाएगी, जैसे आप बोल रहे हैं कि हो रही है, तो डेफिनेटली वो भी नुकसान करेगी, बिकॉज आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्टिमल लेवल एंग्जाइटी जब है, पहले से ही है, तो उसकी तैयारी पहले से करनी होगी। एग्ज़ाम में जो आने वाला है उसको समय से पहले पढ़ लेना, ताकि आपको एग्ज़ाम अगर अगले दिन है तो आपको पूरी रात जागना ना पड़े, या फिर उस समय आपको इतना ज़्यादा ना पढ़ने का चीज़ें हो कि आपको संभाला ही ना जाए। तो पहले से प्रिपेयर करेंगे, अपनी दिनचर्या को अच्छाई से सही रखने की कोशिश करेंगे, समय पे बिस्तर पे जाके सोना, समय पे पूरी नींद लेना। आपकी एज में कम से कम 8 घंटे की नींद चाहिए, तो 8 घंटे की नींद लेना, सुबह समय पे उठना, उसके बाद एटलीस्ट 30 मिनट्स की कोई फिजिकल एक्टिविटी करना, समय पे पौष्टिक खाना खाना, चाय कॉफ़ी का सेवन नहीं करना, नशे का सेवन बिल्कुल नहीं करना। तो अगर ये सब चीज़ें आप सिंपल खाना खाना है, घर का दाल रोटी सब्जी सलाद फल दूध दही, नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज खाना खाना है, लेकिन घर का खाना हमेशा पौष्टिक होता है और उसको समय पे खाना है। तो सिंपल चीज़ें करनी है बस, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। मेडिटेशन अगर आप जानते हैं या सीख सकते हैं, रिलैक्सेशन कर सकते हैं तो सीखिए, उसको करिए। बाकी ये है कि थोड़ा सा अपने लिए क्वालिटी टाइम भी निकालिए, अपनी हॉबीज़ को भी परस्यू करिए। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप 16 घंटे जाग रहे हैं तो 16 में 16 घंटे ही पढ़ाई करनी है, उसमें से आधा घंटा 1 घंटा अपनी हॉबीज़ को परस्यू कर सकते हैं। गाना सुन सकते हैं नहाते, अगर आपको गाने सुनने का शौक है तो नहाते ब्रश करके कुछ भी काम करके आप गाना ही सुन सकते हैं। इससे आप रिलैक्स्ड बने रहेंगे। तो हर चीज़ का समय निकालिए और समय से पहले तैयार करिए उस चीज़ को। मैम मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन से जुड़ा हुआ ही है मैं लगभग। पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन का जवाब देना चाहूँगी, जी क्योंकि वो एक्चुअली ट्रीटमेंट में थी लड़की। तो Yes. मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर ट्रीटमेंट के बावजूद वो इतनी एंग्शियस है, एप्रीहेंसिव है, डिप्रेस्ड है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसकी मेडिसिन को और ऑप्टिमाइज करने की बहुत ज़रूरत है। यानी कि वो जिन साइकेट्रिस्ट को दिखा रही हैं, पहले तो उन्हीं के पास जाएं, क्योंकि उनके इमोशंस कंट्रोल में नहीं है। दूसरा, डेफिनेटली मैम ने इतनी अच्छी बात जर्नलिंग बोली है, वो पक्का करें और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनी लाइफ में शामिल करें। प्लीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन जब पेपर आता है या फिर जब स्पीच की बात आती है तो फिर या तो पैर कपने लगते हैं, या फिर जब पेपर की बात आती है तो सब पढ़ा लिखा एक तरफ। रात में पढ़ेंगे तो अगले दिन ऐसा ही हाँ, नहीं होगा, तो वो क्वेश्चन है पहले कि से तैयारी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन मतलब रात भर हाँ। पढ़े या फिर जब भी उन्होंने पढ़ाई करी है, कभी पढ़ाई करते रहे थे और जब एग्जाम हुआ तो सब कुछ भूल गए। तो वो उसको कैसे मैनेज करें, क्या ये खाएं वही क्या पिएं ओवर क्या? एंजाइटी है ये। लेकिन आजकल हम युवा में प्रैक्टिकली हम ये देख रहे हैं कि जिन लोगों को समस्या है, थोड़ा सा टेंशन हुआ, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई या कुछ भी हुआ, वो नशे, कई प्रकार के नशों का वो सहारा लेने लगते हैं। तो ये तो गलत है। तो इसमें आप समाज में ये इन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे और उनको क्या एक सुझाव देना चाहेंगे कि इसके बदले आप ये कर रहे हैं तो बेटर है, वरना इससे आपकी लाइफ कहाँ पहुँचेगी? तो प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, और हर प्रॉब्लम से या चैलेंजेस से निकलने के 2 तरीके हैं। एक अडेप्टिव है और एक मैल अडेप्टिव है। जो हम नशे की बात करते हैं वो एक मैल अडेप्टिव तरीका है किसी भी दिक्कत से बाहर आने के लिए, जो कि बहुत आसान है। हमने नशा कर लिया, उस समय हमें लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन लंबे समय तक के लिए ये लॉन्ग टर्म के इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत बुरे हैं, बहुत घातक हैं। अगर हम दूसरे तरीके की बात करें, अडेप्टिव तरीके हम बार बार कह रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल जीना, अपनी बातों को कहना सीखना, और जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड एक्सपर्ट से हमें कंसल्ट करना। तो नशे की जगह पर अगर आप शॉर्ट टर्म में रिवॉर्ड या बेनिफिट या सल्यूशन न ढूंढने की बजाय उसके लॉन्ग टर्म के दुष्परिणाम सोचेंगे, और अगर आप ओवरऑल सल्यूशन के बारे में सोचेंगे तो आप अडेप्टिव तरीके के बारे में सोच पाएंगे। और बार बार हम बात कर रहे हैं कि रिवॉर्ड देता है ना, तो हमें अगर पॉजिटिव एडिक्शन डालें, यानी कि हम नशे को ना करके हम साइको एक्टिव सब्सटेंस का नशा करके हम जिमिंग का नशा डाल लें, कोई गेम खेलने का नशा डाल लें, डांस सीखने का, डांस करने का नशा डाल लें, तो ये पॉजिटिव एडिक्शन है। तो ये एडिक्शन तो है, पॉजिटिव है, और साथ में आपकी फिजिकल एक्टिविटी है। आपके ब्रेन में उस समय डोपामिन, एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे जो आपको खुश भी रखेंगे। और प्रॉब्लम का सल्यूशन आप एक्सपर्ट से लीजिए, वेंटिलेट करके लीजिए। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप सभी आगंतुक महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा अब यहीं समाप्त होती है। हमारे बीच पे जो अतिथि हैं, हम उनको सम्मानित करने के लिए विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण
प्रोफेसर सुनील काव्या सर से निवेदन करेंगे